यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। हाथरस के बाद एक बेटी की मौत पर अब फिर सवाल उठा है। सवाल इसलिए कि बेटी की मौत बिल्कुल उसी तरह हुई है, वो भी शैतानों की हैवानियत का शिकार हुई है। हालांकि हाथरस और बुलंदशहर के इस मामले में फर्क है तो पुलिस की कार्रवाई का, जिसने सबक लेते हुए इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने में देर नहीं लगाई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है मिशन शक्ति को लेकर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर। बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना इलाके में रेप पीड़िता की मौत हो गई। जलने की वजह से 90% शरीर झुलस गया था। पीड़ित को इलाज के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उसने मंगलवार की शाम को दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 5 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसके अलावा इस हादसे में लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी वीवी के शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया। इसके अलावा हल्का प्रभारी विनय गौतम और हल्का सिपाही विक्रांत तोमर को सस्पेंड करने का फरमान सुनाया। पुलिस के मुताबिक परिवार ने लड़की को जलाने के आरोप लगाए, जिसे लेकर अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। देखिए, 15/8/20 को रेप की घटना हुई थी थाना जहांगीराबाद के सिद्धनगला गांव में, जहां अभियुक्त को तत्समय ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था और वो अभियुक्त आज की तारीख में भी जेल है। आज जो है संदिग्ध परिस्थितियों में ये वो लड़की जो पीड़िता थी, वो सुबह 8 बजे के आसपास जलने से हॉस्पिटल में आई। बाद में इलाज के लिए दिल्ली भेजी गई, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। परिवारीजनों द्वारा इस संबंध में एक तहरीर दी गई, उसके आधार पर अभियोग थाना जहांगीराबाद में दर्ज कर लिया गया। इस प्रकरण में जो पुलिस की शिथिलता थी, जो आरोप थे, उसके संबंध में कार्रवाई करते हुए हल्के के उप निरीक्षक और हल्के के सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी को हटा दिया गया है और संबंधित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी भी लाइन से संबद्ध कर दिए गए हैं। फिलहाल इस प्रकरण में जो वादी के द्वारा तहरीर दी गई है, उस तहरीर में नामित अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। सर वीडियो वायरल हो रहा है सर, उसमें वीडियो में युक्ति बता रही कि उसने खुद उसने आरोप लगाई थी, क्या पूरा? फिलहाल देखिए, शुरुआती दौर में सुबह करीब 11 बजे तक यही बात थी कि पीड़िता के द्वारा स्वयं जो है आग लगाई गई है, लेकिन परिवारीजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें जलाए जाने की बात कही गई है। हम सारे तथ्यों की गहनता और निष्पक्षता से जांच करेंगे। फिलहाल जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी 3 की हो चुकी है, अन्य की गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मुद्दा सिर्फ बुलंदशहर का नहीं, बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों का भी है, जहां महिलाओं या बच्चियों के खिलाफ अपराधों ने पुलिस के साथ साथ समाज के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। महिलाओं को मजबूत बनाने की मुहिम के तहत शुरू हुए शक्ति मिशन को मुंह चिढ़ाते इन मामलों ने राज्य महिला आयोग जैसी संस्थाओं को भी सख्ते में ला दिया है। यही वजह है कि महिला आयोग इन मामलों को लेकर न केवल गंभीर हो गया है, बल्कि वो अफसरों की जवाबदेही तय करने में जुट गया है। इस मामले में सख्ती बरतते हुए राज्य महिला आयोग ने अब लखनऊ के पुलिस कमिश्नर समेत 7 जिलों के अधिकारियों से महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर रिपोर्ट तलब की है। आपको बता देते हैं कि मामले कौन से हैं। लखनऊ में महिला से मारपीट का मामला, तो वहीं कानपुर में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या, बुलंदशहर में छात्रा के सुसाइड का मामला, मथुरा में सिपाही की बेटी से दुष्कर्म की कोशिश, गोरखपुर में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म, फतेहपुर में 2 सगी बहनों की हत्या और गोंडा में छेड़खानी से परेशान युवती की मौत। ये वो मामले हैं जिन्हें लेकर विपक्ष ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यूपी में जड़े जमाने में जुटी आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बयान दिया है। हालांकि इस बयान को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। बुलंदशहर में छात्रा के द्वारा आत्महत्या किया जाना, मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और कानपुर की घटना, घाटमपुर की घटना, ये साबित करने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। जहां बेटियों के लिए न्याय और इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं बची, आज बेटियां आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन उनको सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है। हाथरस के बाद एक बार फिर बुलंदशहर मामले में
सरकार विपक्ष और लोगों के निशाने पर है। हालांकि इस मामले में पुलिस की फौरी कार्रवाई इंसाफ की राह पर बढ़ चली है, लेकिन बेटी की मौत का मामला सुलझना भी बाकी है। बुलंदशहर से अनुभव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उस खबर की जो बुलंदशहर जितनी ही जघन्य है। आप बगल में लिखे इस शब्द का मतलब तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे। आखिर ये किसकी बात हो रही है? ये बात समाज के उन दुश्मनों की जो अपनी खुदगर्जी के लिए न केवल कानून को हाथ में लेने से नहीं चूकते, बल्कि विश्वास की खाई अपने अंधविश्वास से पाटकर एक ऐसा खतरनाक दलदल बना रहे हैं जिसमें किसी के भी धंस जाने की गारंटी है। हालांकि हम आपको ऐसी सलाह कतई नहीं देंगे। विश्वास और अंधविश्वास के इस फर्क को आपको ही समझना होगा, क्योंकि कानपुर में जिस दंपति ने अंधे विश्वास में एक मासूम की बलि ली, वो विश्वास और इंसानियत का एक ऐसा कत्ल है जिसकी सजा सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि ईश्वर के दरबार में भी तय होगी। एक अंधविश्वास ने बना दिया हत्यारा। औलाद की चाहत में अंधे हो गए मियां बीवी। अपनों के हाथ में मला मासूम के कत्ल का खून। ये खबर सिर्फ खौफनाक गुनाह की बानगी नहीं है, बल्कि एक सबक है उन सभी के लिए जिन्हें अब भी लगता है कि बे औलाद होने से भला औलाद के लिए बलि चढ़ाना है, वो भी किसी मासूम की। अपनी औलाद के लिए किसी को बे औलाद करने का ये विश्वास भयानक अंधविश्वास की उपज है। ये समाज को सोचने की जरूरत है। ये दहला देने वाला मामला कानपुर में घाटमपुर के भद्रस गांव का है, जहां एक निसंतान दंपति ने दिवाली की रात एक ऐसा कांड किया जिसकी गूंज कानों में दर्द बनकर पिघलने वाली है। इस दर्द में छिपा है अंधविश्वास, एक बेगुनाह मासूम का कत्ल, एक औलाद का लालच, एक किशोर के अपराधी बन जाने का सच और हैवानियत का एक ऐसा सबूत जिसके गवाह पुलिस और इलाके के लोग हैं। वारदात की रात दिवाली की है, जिसे अमावस्या की रात भी कहा जाता है, जिस रात के बारे में कहा जाता है कि सबसे ताकतवर रात मानी जाती है। जिंदगी बदलने का साल में ये ऐसा मौका होता है जिसमें साधना और शक्ति का एक ऐसा मिलन है जो जिंदगी को 360 डिग्री पर पलटने की ताकत रखती है। हालांकि विश्वास का ये वो रूप है जिसमें ईश्वर के सात्विक साधना और कामना से जुड़े फल होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसी रात का इस्तेमाल शैतानी सोच अपनी ताकतों के इजाफे के तौर पर भी करती है। और ऐसी ही एक सोच की जद में परशुराम और उसकी पत्नी आए, जिनके 21 साल से कोई औलाद नहीं है। उन्हें यकीन दिलाया गया कि दिवाली की रात एक बलि उनकी जिंदगी का अभिशाप दूर कर देगी। बस फिर क्या था, कानों के रास्ते घुसा लालच पहले आंखों में चमका, फिर दिल में उतर कर बैठ गया और इसके बाद उसने दिमाग पर कब्जा कर लिया। अंजाम ये हुआ कि अपने ही भतीजे अंकुल के हाथों परशुराम ने गुनाह की एक ऐसी साजिश रची जिसका शिकार पड़ोस की रहने वाली एक बच्ची हो गई। जब वो दुकान पर सामान लेने पहुंची तो भतीजे अंकुल की तलाश बच्ची पर आकर खत्म हुई। अंकुल ने अपने साथी को लिया और दोनों ने पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बात सिर्फ बच्ची के दुष्कर्म और उसकी हत्या पर आकर खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी बचा था हैवानियत का अंतिम अध्याय, जिसमें इंसानियत भी शैतानी सोच के आगे घुटने टेक कर बैठ जाती है और इंसानों के बीच रहने पर शर्मिंदगी के बोझ से जमीन में धंस जाती है। दुष्कर्म और हत्या के बाद आरोपियों ने बच्ची का जिस्म नोचकर उसमें से कलेजा निकाल लिया और परोस दिया औलाद के उन लोभियों के सामने, जिन्हें अपने इंसान होने के बावजूद कलेजा मुंह को लगाने से घिन तक नहीं आई। साथ के रूम में हम साहब खा लिया थोड़े कलेजा,
क्यों खाया? धोखे से खा लिया साहब। नहीं तो क्यों उसको मारा, क्यों? हमने मारा नहीं है साहब, हमको अंकुल लाया था, वही दिया था प्रसाद के रूप में। प्रसाद किस चीज का प्रसाद? मतलब ये दीपावली के दिन के बाद हाथ में लिए। किस चीज का है? रोटी माई से दे दी तो इसका तो मुट्ठी में ले लो, बस खा लो। हम खा लिया साहब। इस प्रसाद के खाने से क्या होता है? साहब कहता था बच्चे होंगे। किसने बताया था ये? कैंतरिक लोग बताया उससे। बच्ची इस दुनिया से चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई इंसाफ की वो आवाज जो अब उसके परिवार के मुंह से चीख बनकर निकल रही है। इनको कुछ न चाहिए, इनको इंसाफ चाहिए, जैसे हमारी बच्ची के साथ में हो उसको उनको वो ये सजा हो। इसके बाद में हमारे जहाँ कांटो हैं, जहाँ वो दर मुकाम चाहिए, उसके हमको औजार चाहिए, उसकी सामान चाहिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको ये सर सब हमको दिखाई जाए, उसको लेवा के लाओ जाए कि कहाँ हम का किया है। हमको तो 6 साल की 6 साल। क्या जानकारी मिली आपको? क्यों किया उन लोगों ने ये? जानकारी बच्चे ने हमारे मशीन की खेलती थी, उसी जगह पे कहते था चलो हम तुमको पटाखा लेवा देंगे। तो वो बच्ची ने 2-3 ठे खेलती थी, तो वो एक बच्ची ने कहा दाई तुम्हारी बच्ची को अंकुल ने लेवा गया। वो लेवा गया तो वहाँ पटाखा देवा। तो उससे हम गए घर, पूछो कि हमारी बच्ची कहाँ है अंकुल? तो कह रहा था कि नहीं तुम्हारी बच्ची को हम इट्ठे तक लाए, हम इस जगह से हम नहीं जानते कहाँ है तुम्हारी बच्ची। इस भयानक कत्ल का राज शायद पटाखों के शोर में दब जाता, लेकिन जिन हालात में बच्ची का शव मिला उसने उस काली रात के राज को राज न रहने दिया। और जो गुनहगार दिन के उजाले में अंधेरा तलाश रहे थे, उन्हें पुलिस ने दबोच लिया। थाना घाटमपुर के ग्राम भद्रस में कल सुबह एक 7 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना घाटमपुर पर 302-201 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गईं। इस दौरान ये जानकारी हुई कि जो पीड़ित परिवार है उसके पड़ोस में ही रहने वाले बीरन और अंकुल नाम के 2 लोग हैं, 2 लड़के हैं जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं। उनको संदेह के आधार पर उठाया गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ उन्होंने ये घटना किया है। और इस घटना को करने में उसके लिए परशुराम जो उनका चाचा है, अंकुल का चाचा है, उसने कुछ पैसे बीरन को और अंकुल को दिए थे। इस घटना को करने के पहले चूंकि दोनों ने शराब पी थी, इसलिए जाने के बाद वहां उस लड़की से दुष्कर्म भी करने का प्रयास किया गया और इसके बाद उसको काट करके और उसका लीवर लगा करके परशुराम को दिया गया था। अंधे विश्वास और विश्वास के बीच का फर्क ही इंसान को गुनहगार बनाता है या गुनहगार बनने से रोकता है। यही कानपुर की कड़वी हकीकत का सच है। भला एक जान जाने से कैसे किसी को नई जान मिल सकती है? क्या कभी किसी लाश के राख होने के बाद किसी मासूम की किलकारियां शमशान में गूंजी हैं? अगर नहीं तो फिर धर्म को समझना होगा और ईश्वर की मर्जी को भी। कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी। बेऔलाद होना अभिशाप नहीं है, इसे सिर्फ नियति ही माना जा सकता है, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ही ली है कि इस कुंठा से बाहर निकला जा सके। लेकिन जरा उनकी सोचिए जिनकी औलादों के माँ बाप नहीं होते, जो अनाथ होते हैं, जिनके ऊपर नस्ल बिगड़ने का खतरा होता है। ऐसे लोगों की भलाई के लिए एक चेहरा ओढ़कर उसकी आड़ में अगर अपने मतलब ही पूरे किए जाने लगे तो फिर अनाथों का ठिकाना कहां होगा। मामला बस्ती का है, जहां अनाथालय की जमीन पर लालच ने डेरा डाल लिया है। नतीजा, जहां बच्चों की फौज होनी चाहिए थी, वहां अब परिवार की मौत चल रही है। जमीन का ये वो टुकड़ा है जो आशियानों से सजा है, लेकिन इस पर हक था अनाथों का। कीमत करोड़ों में है, लेकिन लालच इसे कौड़ियों की नजर से देख रहा है। नजर का फर्क होते ही इस जमीन पर हसरतों के हस्ताक्षर से शुरू हो गया एक ऐसा खेल जिसने प्रशासन और सरकार सबकी आंखों में धूल झोंक दी। 13 बिस्वा की इस जमीन का कई सालों से मनमाना इस्तेमाल चल रहा है।
इस जमीन को अनाथों के नाम पर रखा गया। उस पर दुकानदार और अस्पताल चलाने वाले बस गए, जिनसे किराए के तौर पर लाखों रुपए वसूले जा रही हैं। मजेदार बात यह है कि लाखों रुपए भले ही किराए के लिए जा रही हैं, लेकिन सरकार को टैक्स के तौर पर फूटी कौड़ी भी नहीं दी जा रही है। अब समझिए इस पूरे गणित को। दरअसल मोहल्ला पिकोरा दत्तू राय के फसली वर्ष 1407, 1408 और 1409 में खाता नंबर 87 और गाटा संख्या 99/2 में अध्यानंद अनाथालय के नाम पर दर्ज है। तकरीबन 20 से 25 साल पहले यह अनाथालय का बोर्ड लगा था। श्रीमद दयानंद बाल आश्रम के नाम से ट्रस्ट है। इसके अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त है शिव प्रसाद शुक्ला। इसके सचिव रघुवंश उपाध्याय हैं। खास बात यह है कि इस ट्रस्ट या अनाथालय से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल भी अधिष्ठाता के तौर पर जुड़े हैं। हालांकि इस आश्रम के ट्रस्ट में सचिव की भूमिका देखने वाले रघुवंश उपाध्याय किसी भी तरह के अवैध कब्जे से इनकार कर रही हैं। उनका कहना है उन्होंने अपने घर के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है, जिसमें घर बनवाया है। इसके साथ ही उन्होंने किराए को लेकर सवाल उठाने वालों पर कहा है कि जिन्हें किराए पर दुकानें नहीं दी गई वो ही फसाद कर रही हैं। राजग तक इस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सन 2000 से विनोद शंकर चौबे जी कमिश्नर थे, उस वक्त से भी उनको इस बात को लेकर के लोगों ने प्रयास किया। गवर्नमेंट तक लोगों ने लिखा, तमाम जांच पड़ताल हुई, लेकिन कहीं किसी प्रकार को नहीं मिला, कहीं अनियमितता नहीं मिली। हाई कोर्ट से लोगों के खिलाफ जो ऑर्डर हुआ कि ये लोग कुछ नहीं इस पर कर सकते। संस्था अपने गतिविधियों को अपने संचालित नियमानुसार कर रही है। सरकारी अभिलेखों में तो अभी अनाथालय है, राजस्व अभिलेखों में, राजस्व सभी अभिलेखों में जो है दयानंद बाल आश्रम हो गया, आपको दिखा दिया हमने। केवल 12 बिस्सा जमीन जो नान जगह है वह श्रीमद दयानंद अनाथालय के नाम से है, जिसको लोग जमानत दर्ज करा करके अपने कब्जा में करना चाहते थे, और वही लोग अखबार निकलवाते हैं, दौड़ करते हैं, मतलब परेशान करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस मामले में शिकायत करने वाले का दावा है कि यहाँ सालों पहले बच्चे रहा करते थे, लेकिन जब यहाँ आश्रम के लोगों की नीयत बिगड़ी तो यहाँ बच्चे नहीं रह गए और किराएदारों का बोलबाला हो गया। शिकायत करने वालों का मानना है कि अगर ये जमीन सरकार के कब्जे में जाएगी तो इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। अनाथालय के जो भी संचालक हैं उन्होंने इसको कब्जा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इन्होंने करीब 1.5 दर्जन दुकानें बना ली, नर्सिंग होम बना लिया और अनाथालय समाप्त हो गया। ये कम से कम ये सरकार की जो जमीन है ये तहसील वालों को भी नहीं मालूम था कि हमारे नाम ये जमीन है। ये गाटा संख्या 99/2 ये गाटा संख्या है, जिसकी ये 13 बिस्वा 1 धूड़ जमीन है ये, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है। अब इसकी शिकायत की गई है। एडीएम ने इसे जांच के आदेश तहसीलदार साहब को दिए हैं और अगर ये जमीन खाली वापस हो जाती तो ये सरकार के काम भी आएगी और सार्वजनिक रूप से इसका उपयोग हो सके। वहीं इस मामले में मंडल के कमिश्नर का कहना है कि ये मामला उनकी जानकारी में आया है, जिसमें अब टीम बनाकर मामले की जांच कराई जा रही है और अनाथालय पर जल्द से जल्द कब्जा हटाया जाएगा। इस संबंध में पूर्व में मेरे द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि बस्ती शहर की ऐसी 2 ज़मीनें हैं जो राजस्व विभाग में शासकीय भवनों के नाम अंकित हैं और उन पर किसी और का कब्जा हो गया है, उसकी एक पूरी सूची तैयार की जाए और उसके बाद जो संगत धाराएं हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में जो आपके द्वारा बताया गया है कि अनाथालय की ज़मीन पर कई कतिपय लोगों ने निर्माण करा लिया है, तो ये प्रतीत होता है कि निर्माण कुछ पुराने हैं। इस संबंध में जानकारी की जा रही है कि ये निर्माण कब हुए हैं, कैसे हुए हैं और जो भी निर्माण हुए हैं उनको प्रॉपर नोटिस जारी की जाएगी, उनसे जवाब तलब किया जाएगा ताकि इस प्रकरण की पूरी गहन छानबीन हो सके। बहरहाल सरकार और प्रशासन के लिहाज से कब्जा हटाना चुनौती साबित होगा, क्योंकि कोयले की तलारी में हाथ काले तो उसके भी होंगे। हालांकि जमीन का कोई इस्तेमाल हो या न हो, अगर ये फिर से अनाथालय के तौर पर शहर के काम आ जाए तो भी गनीमत है। बस्ती से सतीश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अनाथों के नाम पर इस दरियादिली का कोई सिरा भलाई से नहीं, लालच से जरूर जुड़ता है। इतना तो आपने समझ लिया होगा, लेकिन लालच की सीमा कहां तक जा सकती है इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। मतलब अगर हम कहें कि आप कमाएं
खर्च करें और भलाई करें, लेकिन उस भलाई की कीमत अगर सरकार से मिल सके तो वो किसी और की जेब में चली जाए तो इसे क्या कहेंगे। सिद्धार्थनगर में ऐसा ही एक मामला सामने आया जब एक शख्स की मेहनत पर गांव के प्रधान की काली नजर पड़ी तो उसने सरकारी खजाने से भुना लिया। पानी और हरियाली से घिरा ये तालाब किसी की अपनी सोच, मेहनत और कमाई का नतीजा था, लेकिन जालसाजों ने इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया। वैसे तो इस दरिया से कोई राह नहीं निकलती है क्योंकि इसे तालाब कहा जाता है, लेकिन इससे फूटी भ्रष्टाचार की धारा ने कईयों की जेब तक लक्ष्मी के जाने का रास्ता बना दिया। सुनने में बेहद दिलचस्प लगने वाला ये किस्सा जुड़ा है भ्रष्टाचार से, जिसके चेहरे के तौर पर गांव के प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी और एक टेक्निकल असिस्टेंट पहचाने जा चुके हैं। ये पूरा मामला खटसरी गांव में इजहार अहमद से जुड़ा है, जिनका कहना है कि उन्होंने तकरीबन 2 साल पहले अपने खुद के खर्चे पर जेसीबी वगैरह बुलाकर तालाब की खुदाई करवाई थी, लेकिन गांव के प्रधान अब्दुल मन्नान ने होशियारी दिखाते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी, तकनीकी सहायक के साथ मिलकर इजहार के इस तालाब को मनरेगा के मस्टर रोल में चढ़ा दिया, जिसके बाद इस काम के लिए 1,50,000 का भुगतान भी करवाया। इजहार को जैसे ही इसकी खबर मिली, उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की, जिन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए। इस मामले की जांच में तकरीबन 2 साल का वक्त गुजर गया। हालांकि इस मामले में हुए एक्शन से इजहार खुश है। ये मेरा निजी तालाब है। ये पहले से तालाब था, बाद में मैंने इसको जेसीबी से इसका बंदिश करवाया था। 1,50,000 दिखाकर इसको भुगतान कराए थे और जो गांव के लेबर थे वो खुद साइन किए और बताए कि हम इसका भुगतान मतलब ये गलत तरीके से कराए हैं, इसमें हम काम नहीं किए हैं। तो जो जांच करने आए थे वो देखे और गलत तरीके से साइन भी पाए। जो साइन जिसका साइन था वो गलत तरीके से साइन किया हुआ था, तो उन्होंने मतलब बताया कि ये तो 400 बेसी किया है, इस पर वसूली होगा, कार्रवाई होगा। तो मतलब कार्रवाई हुआ उस पर। वहीं जालसाजी के इस मामले में जिलाधिकारी ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने शिकायत को सही पाया, जिसके बाद उपायुक्त मनरेगा को मामले में प्रधान के खिलाफ पंचायती राज एक्ट, ग्राम सचिव और तकनीकी सहायक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। जी, इटवा ब्लॉक में गांव पंचायत खटसरी की मामला प्रकाश में आया था, जिसमें जो है तालाब पे अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। इसकी जांच गंभीरता से कराई गई और जांच में पाया गया कि उक्त तालाब पे वर्ष 17-18 में अनियमित भुगतान किया गया है। इसके संबंध में जो भी उत्तरदायी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है और साथ में जो है जो संबंधित प्रधान हैं उनके विरुद्ध पंचायत राज एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। वैसे देखा जाए तो घोटाले की ये रकम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सवाल अगर किसी की मेहनत और कमाई का है तो फिर ये हक किसी को नहीं दिया जा सकता कि वो दूसरे के परिश्रम पर अपनी जेब। वैसे भी मनरेगा जैसी योजना में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कमाई के रास्ते न तलाशे जाते रहे। तमाम गड़बड़ियों के बावजूद विकास के कामों को लेकर प्रधानों का नजरिया अब तक गाँव के विकास की बजाय लूट कर रहा है। लेकिन सिद्धार्थनगर का ये मामला तो किसी डकैती से कम नहीं। सवाल यही है कि अगर विकास को लेकर नीयत सही नहीं है तो फिर तरक्की के अवसर और संसाधन मुहैया करा दिए जाने के बावजूद कसर बाकी है, तो उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके हाथों में व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में योजनाओं की निगरानी और ऐसे लोगों पर नकेल कसने का आखिरी रास्ता ही विकास का असली मुजाहिरा करा सकता है। सिद्धार्थनगर से सिंहेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी।